हम लोग डीसी जनरेटर की तरफ कैसे आते हैं। तो ये चीज मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताई थी कि एसी मशीन्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं स्लिप रिंग्स और ब्रशेस, और वहीं डीसी मशीन के अंदर यूज करते हैं स्प्लिट रिंग और ब्रश। स्प्लिट रिंग यानी कि कम्यूटेटर। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि डीसी आउटपुट जनरेट कैसे होता है। तो जैसा हमने एसी जनरेटर के अंदर सिस्टम लिया था, सेम टाइप का मैं सिस्टम ले रहा हूं। देखो मैं दो पोल्स ले लेता हूं, एक तो नॉर्थ पोल और एक दूसरा हमारा साउथ पोल। ठीक है, इसके बीच में हमने एक कॉइल ली थी। कॉइल के अंदर मैंने मार्किंग कुछ ऐसे की थी, ए बी सी और ये डी। अब ये दोनों एंड्स अलग अलग स्लिप रिंग से जुड़े थे। इस बार क्या होगा, ये दोनों सेम रिंग से जुड़ेंगे, लेकिन ये जो रिंग है ये बीच में से ब्रोकन होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्प्लिट, और बीच में भर दिया जाता है इंसुलेटर। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ ब्रशेज रहेंगे। जैसे मैं इसको 1 और 2 मार्क कर देता हूं। हमेशा क्या पता है कि रिंग कितना भी घूमे, ब्रशेस कभी नहीं घूमते हैं। तो ये हुआ B1 और ये हुआ B2। और जनरेटर की बात करें तो लोड के फॉर्म में एक रेजिस्टेंस मैंने शो कर दिया, ये हो गया R। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कॉइल का रोटेशन लेते हैं। रोटेशन ऐसे मान लो, यानी कि जब ये कॉइल ABCD है, लेफ्ट में AB और राइट में CD, तो ये AB वाला एंड ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और CD वाला एंड नीचे जाने की। तो लास्ट लेक्चर की तरह मैं XYZ दिखा देता हूं तुम्हें, इजी रहता है ना उससे। XYZ, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ से साउथ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड यानी AY कैप। अब ये AB वाला कंडक्टर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है या बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बाहर आने का मतलब है X में, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है AX कैप। ऐसे ही CD वाला अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए -AX कैप। ठीक है, AB वाले में AX कैप और CD वाले में -AX कैप। अब बात है कि EMF कैसे निकलेगा। EMF के लिए हमें क्या पता है, EMF के लिए मोशनल EMF का फॉर्मूला पता है, दैट EMF इज पैरेलल टू V क्रॉस B। अब इधर देखो AX और मैग्नेटिक फील्ड है AY, AX क्रॉस AY, AZ यानी कि अपवर्ड्स। इधर -AX क्रॉस AY यानी -AZ यानी कि डाउनवर्ड्स। तो ये जो ब्रश B1 है इसमें से करंट एंटर कर गया, ब्रश B2 में से लीव कर गया, और जिसका मतलब क्या है कि यहां पे आ गया प्लस और यहां पे माइनस। ये मिल गई ना वोल्टेज की पोलैरिटी। अब ऐसी 90 डिग्री रोटेशन के बाद क्या होगा, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, 90 डिग्री रोटेशन के बाद क्या होता है, ये AB वाला एंड आगे आ जाता है और ये CD वाला एंड पीछे चला जाता है। ठीक है, जैसे ये कॉइल रोटेट हुई होगी तो ये रिंग भी रोटेट हुई होगी। अब ये रिंग जो है ना ऐसे आ गई होगी, ये कॉइल के साथ साथ रिंग भी घूमती है। ठीक है, ये रिंग ऐसे आ गई होगी, ये आगे आ गया होगा AB और पीछे चला गया होगा CD। ठीक है, कॉइल पहले ऐसे रखी थी, लेफ्ट में AB और राइट में CD, ये वाला एंड AB और ये थंब वाली साइड CD। अब ये कॉइल ऐसे हो गई तो AB आगे आ गया, थंब वाली साइड यानी CD पीछे चला गया। अब AB जो है यहां से राइट जाने की कोशिश करेगा और CD लेफ्ट, तो AB की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ होगी और CD की इस तरफ। यानी AB अगर राइट जाता है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर बना V AY कैप, और ये लेफ्ट जाता है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर V -AY कैप। और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद AY में है, तो जब V क्रॉस B करोगे, AY क्रॉस AY 0, -AY क्रॉस AY 0, यानी यहां पे कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई। अगले पे आते हैं, और 90 डिग्री रोटेशन अगर ले लिया जाए, ठीक है, और 90 डिग्री रोटेशन यानी कि टोटल 180 डिग्री का रोटेशन, तो अब CD आ गया होगा इधर और AB आ गया होगा इधर। अब CD कौन से सेगमेंट से जुड़ा था, 2 से, और AB जुड़ा था 1 से। ये जो मैंने 1 और 2 दिखाया ना रिंग के अंदर, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। CD जुड़ा हुआ है 2 से और AB जुड़ा है 1 से। लेकिन देखो ब्रशेस स्टेशनरी है, ब्रश को मत घुमा देना, यानी लेफ्ट में ब्रश B1 ही रहेगा और राइट में ब्रश B2। रिंग कितना भी घूम जाए ब्रशेस रोटेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगेन देखो बात अगर करें, अब ये कॉइल पलट चुकी है, यानी कि अब इस तरह से हो गई है, थंब यानी कि CD वाली साइड लेफ्ट में और AB वाली साइड राइट में। ठीक है,
अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये कॉइल ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, यानी CD आगे आने की और AB पीछे जाने की। तो AB की वेलोसिटी ऐसे और CD की आगे की तरफ। अगर CD बाहर आने की कोशिश करता है तो वेलोसिटी वेक्टर बना AX कैप, और ये अंदर जाने की बात कर रहा है माइनस AX कैप। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रही है ना कॉइल, देखो पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे, अब ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी CD बाहर आने की और AB यानी जो बिना थंब वाली साइड है वो अंदर जाने की। अब मैग्नेटिक फील्ड तो भाई अभी भी नॉर्थ से साउथ ही है, BAY कैप। ठीक है, अब देखो V क्रॉस B करोगे तो AX क्रॉस AY AZ यानी ऊपर की तरफ, माइनस AX क्रॉस AY माइनस AZ नीचे की तरफ, यानी इधर से ऊपर की तरफ है तो इधर से अंदर, और इधर नीचे की तरफ है इधर से बाहर, तो प्लस और माइनस। और 90 डिग्री रोटेट करा दो, वापस सेकंड वाली फिगर पे आ रहा हूं, और 90 डिग्री रोटेट करा दोगे तो CD आ जाएगा आगे और AB आ जाएगा अब पीछे, बस इतना फर्क पड़ेगा। लेकिन अगेन EMF क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो फर्स्ट और थर्ड जो हमने फिगर बनाई है, इसके अंदर प्लस माइनस पहले कैसा था, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस, थर्ड में कैसा है, राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस, यानी वोल्टेज की पोलैरिटी कहीं पर भी रिवर्स नहीं हुई। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोल देते हैं डीसी जनरेटर, क्योंकि डीसी का मतलब ही ये होता है कि आउटपुट पोलैरिटी शुड नॉट चेंज। लेकिन अब एक कंडक्टर देखो जरा, AB में पहले EMF या करंट ऊपर की तरफ था, फिर जीरो हुआ, फिर AB में नीचे की तरफ आया और फिर वापस से क्या हुआ, जीरो। यानी अगर AB के करंट पे ही फोकस करोगे तो AB का करंट तो रिवर्स हुआ या AB का EMF भी रिवर्स हुआ, लेकिन लोड की जो वोल्टेज आ रही है उसकी पोलैरिटी रिवर्स नहीं हुई। दोबारा देखो, AB में यहां पे करंट था अपवर्ड्स, फिर AB में आया जीरो, फिर AB में हो गया डाउनवर्ड्स, यानी एक कंडक्टर का EMF अगर देखा जाए तो वो ऑल्टरनेटिंग आता है या उसकी पोलैरिटी रिवर्स होती है। लेकिन जब लोड के अक्रॉस देख रहे हैं तो लोड के अक्रॉस पोलैरिटी सेम रहती है। तो अगला पॉइंट लिखना, the EMF induced in each conductor, the EMF induced in each conductor, ब्रैकेट में लिख लो AB और CD is alternating in nature, that is it reverses its polarity, after half cycle, but the polarity of voltage across the load does not change, यानी देखो अगर EMF किसी एक कंडक्टर का देखोगे अगेंस्ट टाइम तो वो तो आएगा भाई ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, लेकिन अगर आउटपुट वोल्टेज देखोगे तो ये ऑल्टरनेट नहीं करती है, इसकी पोलैरिटी रहती है सेम, लेकिन जीरो तो जाती है ना, जो 90 डिग्री वाली पोजीशन थी उसमें जीरो आ गई थी ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज तो डीसी बनेगी, लेकिन वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ईच कंडक्टर वुड बी एसी इन नेचर। इसलिए ये ध्यान रखना कि भले ही मशीन डीसी हो या एसी हो, इंटरनली जो ईएमएफ बनता है वो हमेशा एसी होता है। बाहर क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है, अगर तुमने मशीन में कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग लगाई है तो डीसी मिल जाएगा, और स्लिप रिंग लगाई है तो एसी मिल जाएगा। यानी मशीन दोनों सेम तरह से काम कर रही है, लेकिन लास्ट में एसी और डीसी डिसाइड कौन कर रहा है, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग बना दे रही है डीसी और स्लिप रिंग बना दे रहा है एसी। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई यहां तक, इतना पॉइंट क्लियर है ना सभी लोगों को। अब आगे की बात करते हैं। ये तो समझ आया कि भाई डीसी जनरेटर बनता किस टाइप से, लेकिन अब देखो क्या होता है, ये डीसी जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर रिपल आ रहा है। रिपल माने फ्लक्चुएशन, ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट ईएमएफ आ गया हो। तो इस रिपल को हम कम करना चाहते हैं, हम आइडियली क्या चाहते हैं, एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मिलना चाहिए। तो इसमें लिखना, इन दिस केस ripple is produced in the output of DC generator, and we do not obtain a constant DC voltage, so we need to reduce the ripple, in order to improve quality of DC voltage, ठीक है। अब बात है रिपल को कम कैसे किया जाए, तो इसमें एक पॉइंट और लिखो, रिपल कैन बी रिड्यूस्ड by using a number of coils in series
a number of coils in series in each parallel path, in each parallel path। देखो क्या होता है, एक अकेली जो कॉइल होती है ना, वो बहुत ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकती, ठीक है। तो अगर तुम्हें ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कॉइल्स को सीरीज में लगाना पड़ेगा। सेम वे में एक अकेली कॉइल ज्यादा करंट भी नहीं दे सकती, इसीलिए कॉइल्स को कैसे जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में। तो मेरा ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल कॉइल सीरीज में रखो, और ऐसे जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे मान लो 3 कॉइल का सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऐसे कॉम्बिनेशन आपस में क्या कनेक्ट करो, पैरेलल में, कुछ इस टाइप से। तो हम यहां बोल देते हैं कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, कितनी ब्रांचेस गई है पैरेलल में, वो है 2। तो मैंने यही बोला कि हर पैरेलल ब्रांच के अंदर एक से ज्यादा कॉइल सीरीज में लगाने से रिपल कम किया जा सकता है, ठीक है। ये होगा कैसे, ये हमें देखना है कि कैसे मल्टीपल कॉइल से रिपल रिड्यूस हो जाता है। मेरी बात क्लियर है? अब देखो इसको समझते हैं कि ये होगा कैसे। जैसे मान लो, अब थोड़ा सा सिस्टम में और बेटर वे में दिखा रहा हूं। 2 ही पोल्स है मेरे पास, नॉर्थ और साउथ। लेकिन अब जो कॉइल्स हैं, कॉइल्स में 2 की जगह, वो सॉरी, एक कॉइल की जगह 2 कॉइल ले रहा हूं। ये एक कॉइल हो गई ए डैश, ये दूसरी कॉइल हो गई बी डैश, ठीक है। 2 कॉइल है, ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि ये 4 कॉइल हैं। एक कॉइल के हमेशा 2 हिस्से होते हैं, एक जो करंट को फॉरवर्ड कैरी करता है और एक जो रिटर्न कैरी करता है, ठीक है। तो कॉइल ऑलवेज हैज 2 कंडक्टर्स और 2 पाथ। अब क्या होगा, मान लो ये जो हमारा रोटर है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब देखो वेलोसिटीज कैसे होंगी, पहले मैं एक्स वाई जेड दिखा दूं। पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारा ये ए वाई कैप, नॉर्थ से साउथ है ना। अब देखो इसकी जो वेलोसिटी है ए वाले की, ये राइट में है, यानी ए वाई, बी वाले की डाउनवर्ड्स, ए डैश वाले की लेफ्ट, और बी डैश वाले की अपवर्ड्स, ठीक है। अब देखो राइट माने ए वाई क्रॉस ए वाई, ईएमएफ का यही तो होता है फंडा, क्यों भाई, ईएमएफ इज पैरेलल टू वी क्रॉस बी, यही होता है। तो देखो ये है वाई में, ये भी है वाई में, क्रॉस प्रोडक्ट 0। ये डाउनवर्ड्स यानी माइनस जेड क्रॉस वाई क्या होगा, माइनस जेड क्रॉस वाई होगा एक्स, यानी आउटवर्ड्स, तो डॉट। फिर ये लेफ्ट माने माइनस वाई क्रॉस वाई 0, ये अपवर्ड्स माने जेड अगर देख रहे हो तो जेड क्रॉस वाई क्या होता है, माइनस एक्स, यानी कि अंदर, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है ना आई जे के का, कि आई क्रॉस जे के होता है, फिर जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है, और उल्टा चलते हो तो माइनस साइन। ये आ गया, यानी ए और ए डैश वाली कॉइल में कोई वोल्टेज नहीं बनी, बी और बी डैश वाली कॉइल में वोल्टेज बन गई है। अब 90 डिग्री रोटेट और करा लो। जब 90 डिग्री रोटेट करा लोगे, फिर से कंडक्टर ऐसे ही आएंगे, बट अब ऊपर पहुंच गया होगा बी डैश, ए बी ए डैश। ये घूम तो अब भी क्लॉकवाइज ही रहा होगा। अब वेलोसिटीज कैसी आएंगी भाई, बी डैश की राइट में आएगी, ये मैंने दिखा दिया राइट, ए की डाउनवर्ड्स, बी की लेफ्ट, ए डैश की अपवर्ड्स। अब राइट माने ए वाई, मैग्नेटिक फील्ड भी वाई में है, तो ए वाई क्रॉस ए वाई 0, फिर नीचे का मतलब माइनस ए जेड क्रॉस ए वाई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ना, तो माइनस ए जेड क्रॉस ए वाई ए एक्स माने आउटवर्ड्स, ठीक है। फिर माइनस ए वाई क्रॉस ए वाई 0, और फिर ए जेड क्रॉस ए वाई माइनस एक्स। अब देखो ए और ए डैश वाली कॉइल में ईएमएफ बन रहा है, बी और बी डैश वाली में 0 है। इस तरह से चलेगा ईएमएफ, और 90 डिग्री रोटेट करा सकते हो, फिर दोबारा से 90 डिग्री ऐसे ही चला सकते हो। यानी अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो देखो कैसे चलेगा। अगर मैं ईएमएफ की बात करता हूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं ए डैश की। शुरुआत में 0 था, बाद में मैक्सिमम आ गया। डॉट को पॉजिटिव मान रहा हूं, क्रॉस को नेगेटिव। अब ऐसा समझो, देखो डॉट पॉजिटिव ऐसा मैं मान रहा हूं, क्रॉस नेगेटिव। अब मान लो इसमें 5 वोल्ट है, तो इसमें क्रॉस की वजह से -5, तो डिफरेंस कितना आएगा ए और ए डैश में, 10। क्योंकि किसी भी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज आती है वो 2 वोल्टेज का डिफरेंस आती है, तो 5 में से -5 गया तो 10 आएगा। पहले कितना था, 0, तो पहले 0 था, 90 डिग्री के बाद 10 आ गया, फिर और 90 डिग्री के बाद 0, फिर और 90 डिग्री के बाद -10, तो ऐसे चलेगा। ये तो हो गया ए डैश। ऐसे बी डैश देखो, अगर बी में यहां 5 वोल्ट था और बी डैश में -5 था, तो डिफरेंस कितना था, 10।
90 डिग्री बाद क्या हो गया? 0। ना तो बी में कोई ईएमएफ, ना बी डैश में कोई ईएमएफ। तो यानी शुरुआत में 10 था, 90 डिग्री बाद हो गया 0, और 90 डिग्री के बाद आ जाएगा नेगेटिव में, फिर और 90 डिग्री के बाद 0, फिर वापस इस टाइप से। तो ये किसका ईएमएफ बन गया? बी बी डैश। बात क्लियर हुई? यहां पे एक एक कंडक्टर का वोल्टेज नहीं देख रहा हूं मैं, दो कंडक्टर्स का डिफरेंस ले रहा हूं, क्योंकि पूरी कॉइल का वोल्टेज मुझे देखना है। एक कॉइल दो कंडक्टर से बनी है, जैसे ए और ए डैश, ऐसे ही बी और बी डैश। ये आ गया। लेकिन अब मैं ये भी जानता हूं कि जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर क्या कर देता है? वोल्टेज को रेक्टिफाई कर देता है। कम्यूटेटर अगर रेक्टिफाई कर देता है तो वेवफॉर्म कैसी बन जाएगी अपनी? ये दोनों ईएमएफ रेक्टिफाई हो जाएंगे ना। तो ये जो ब्लैक वाला वोल्टेज यानी ए डैश है, ये रेक्टिफाई ऐसे हो गया, ये ए डैश बन गया। और जो बीबी डैश है वो भी रेक्टिफाई हो गया, ये बन गया बीबी डैश। अगर ये दोनों कॉइल सीरीज में लगाई गई है, मैंने ये तो बोला था मल्टीपल कॉइल्स को सीरीज में जोड़ना, अगर ये दोनों कॉइल सीरीज में जोड़ी गई हैं तो इनका सम, यानी कि जब वी नॉट बनाओगे तब क्या होगा? इन दोनों का सम लेना पड़ेगा ना वी नॉट के लिए। सम अब देखो किस टाइप से आएगा? मैक्सिमम प्लस 0 यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम प्लस 0 यानी कि मैक्सिमम, बीच में दोनों वैल्यूज ऐड होंगी तो ज्यादा मिलेगा, इस टाइप से आएगा। अब देखो पहले के मुकाबले रिपल कम है ना, पहले मैक्सिमम और 0 के बीच में ऑसिलेशन था। पहले ऐसा सोचो जैसे बस ब्लैक वाला कर्व है, ऐसा आ रहा था। अब ये जो नया कर्व मैंने बनाया, इसका रिपल कम हो गया। तो ये तो तब की बात है जब दो कॉइल सीरीज में जोड़े हैं। अगर दो से भी ज्यादा कॉइल जोड़ते तो रिपल और कम हो जाता। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल सीरीज में जोड़ते जाओगे उतना ही वोल्टेज का रिपल कम होता चला जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, इफ वी फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल्स इन सीरीज, if we further increase the number of coils in series, the ripple reduces further, the ripple reduces further। बात मेरी यहां तक क्लियर हुई? ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, कुछ एक जनरल पॉइंट। डीसी जनरेटर्स are rated up to 650 volt, are rated up to 650 volt, but practically used up to 400 volt, but practically used up to 400 volt, whereas AC generators are practically used up to 11 kV, 11 kV। ठीक है, AC जनरेटर्स ज्यादा वोल्टेज तक यूज किए जाते हैं एज कंपेयर टू DC जनरेटर। अगला पॉइंट लिखना, in DC generator commutator we use mica as insulation, which is 6 mm to 8 mm thick, and can handle 30 volt to 40 volt, क्योंकि देखो क्या होता है इंसुलेटर में, मैंने पहले बताया था डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। तो जो माइका 6 to 8 mm थिक है, ये 40 वोल्ट से ज्यादा नहीं झेल पाएगी। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ जाएगा, 30 वोल्ट टू 40 वोल्ट। तो इसके आगे भी लिखना, इफ वोल्टेज गोज बियॉन्ड दिस वैल्यू, द इंसुलेशन ब्रेक्स डाउन, and the two parts of commutator get short circuited, ठीक है, जो भी कम्यूटेटर के दो हिस्से हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और उससे क्या हो जाएगा? उससे स्पार्किंग आती है। ठीक है, ये सब आगे की बातें हैं कि कम्यूटेटर की वजह से जब शॉर्टिंग आती है तो स्पार्किंग कैसे बनती है, ये सब बातें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब देखो आगे बढ़ने से पहले डीसी जनरेटर में एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बट पहले एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल। बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहां सीखने वाले हैं भाई, बहुत ध्यान से सुनना। इसका रिलेशन तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा और कंसेप्चुअली समझते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल चीज क्या है। अब देखो मैंने पहले भी बताया था, मैकेनिकल एंगल वो एंगल होता है जो फिजिकली तुम अपनी आईज से, ठीक है, अपनी सराउंडिंग में देख सकते हो, वो एंगल होता है मैकेनिकल एंगल। और इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और मैग्नेटिक क्वांटिटी सच एज फ्लक्स डेंसिटी, वोल्टेज, करंट, इन सभी के जो फेजेस होते हैं उसे इलेक्ट्रिकल एंगल भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज के अंदर जो एंगल यूज होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल एंगल।
और जो फिजिकली नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं दैट इज योर मैकेनिकल एंगल। तो एक बार ये वाला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिकल एंगल is the angle used to represent electrical angle is the angle used to represent any electromagnetic quantity such as voltage, current, flux density mmf etc. अगला पॉइंट, मैकेनिकल एंगल is the actual geometrical angle that can be observed with the naked eye, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन कैसे निकाला जाए ये चीज समझते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4 पोल ले रहा हूं, क्योंकि 2 पोल में जो है ना रिलेशन क्लियर नहीं होता, इसीलिए 4 पोल 6 पोल इस तरह से लेते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना नंबर ऑफ पोल्स हमेशा इवन लिए जाते हैं। अब देखो नॉर्थ का जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है वो आउटवर्ड्स होता है, साउथ का इनवर्ड्स होता है, फिर नॉर्थ का आउटवर्ड्स और फिर साउथ का इनवर्ड्स। तो मैं आउटवर्ड्स को पॉजिटिव मान लूंगा तो इनवर्ड्स को नेगेटिव मान लूंगा, ठीक है। अब मैं यहां कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं तुम्हें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने 8 पॉइंट दिखाए। ए से शुरू करते हैं। ए पे जो फ्लक्स डेंसिटी है वो आउटवर्ड्स है, ठीक है। ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड्स है, तो पॉजिटिव दिखाओगे ए पे। बी नॉर्थ और साउथ के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको 0 मान लिया जाएगा। जैसे नॉर्थ में आउटवर्ड और साउथ में इनवर्ड्स, तो इन दोनों के बीचों बीच क्या मानोगे 0, तो बी पे आएगी 0। फिर सी पे इनवर्ड्स है तो नेगेटिव, ठीक है। फिर डी पे बीचों बीच है इसीलिए वापस से 0। ई पे नॉर्थ आ गया यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। एफ पे फिर बीचों बीच है यानी कि 0। जी पे फिर साउथ के अंडर है इसलिए नेगेटिव। फिर एच पे फिर बीचों बीच है इसीलिए 0। यानी देखो किस तरह का ग्राफ बन गया, कुछ इस टाइप का ग्राफ बन गया। और वापस ए पे आ जाओगे एच के बाद तो वापस से पॉजिटिव। अब देखो ए से ए तक अगर मैं मानूं, जो तुम्हें एंगल दिख रहा है ए से ए तक कितना एंगल घुमा होगा तुमने, एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया यानी कि 360 डिग्री या 2 पाई। तो मैं क्या बोलता हूं, ये जो एंगल है ये है 2 पाई, बट किसमें, मैकेनिकल रेडियन, क्योंकि मैकेनिकल यानी जो एंगल तुम देख सकते हो। तो मुझे दिख रहा है ए से ए तक 360 डिग्री या 2 पाई एंगल आ रहा है। अब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, देखो 45 डिग्री। फिर सी पे 90 डिग्री, डी पे 3 पाई बाय 4 यानी 135, ई पे कितना होगा 180। इस तरह से तो है, ए से ई में 180 डिग्री तो जा रहे हूं। लेकिन अब ये भूल जाओ मैं मैकेनिकल एंगल क्या दिखा रहा हूं, ये फिगर भी भूल जाओ। अब मैं कहता हूं इस वेवफॉर्म का पीरियड मुझे बताओ, ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है इसका पीरियड मुझे बताओ। अगर मैं तुमसे पीरियड पूछने लगूं तो तुम कहोगे ए से ई में इसका एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसका जो साइकिल है, क्योंकि ये मैग्नेटिक क्वांटिटी है तो इसको ऐसे दिखाते हैं 2 पाई इलेक्ट्रिकल रेडियन। यानी कि अगर सिर्फ ये ग्राफ दे दूं तो मैं कहूंगा जब पॉजिटिव से नेगेटिव गए हो तो पाई रेडियन पे होगे, और वापस सेम वैल्यू पे आ गए तो 2 पाई पे होगे, वापस नेगेटिव 3 पाई पे और वापस पॉजिटिव 4 पाई पे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई मैकेनिकल रेडियन इज एक्चुअली इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रिकल रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा ई इज 2 थीटा एम। इलेक्ट्रिकल एंगल मैकेनिकल से दुगना आ रहा है, या ऐसे लिख लो जनरल वे में p/2, 4 पोल्स से ना तो 2 को क्या लिख सकते हो 4/2, तो p/2 थीटा एम। मेरी बात क्लियर हुई। ग्राफ का जो एक्चुअल वेवफॉर्म है, जो एक्चुअल ग्राफ बन रहा है, उससे जो पीरियड आएगा या उसका जो एंगल चलेगा वो इलेक्ट्रिकल रेडियन में होगा, और जो एंगल तुम ऑब्जर्व कर रहे हो दैट इज इन मैकेनिकल रेडियन। तो हमने क्या देखा कि एक साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड की 2 साइकिल हो गई, पूरी 2 साइकिल आ गई ना, एक ए से ई तक और एक ई से ए तक। तो यानी एक मैकेनिकल रोटेशन में 2 इलेक्ट्रिकल साइकिल आ गई, इसीलिए मैंने बोला 2 पाई मैकेनिकल रेडियन इज 4 पाई इलेक्ट्रिकल रेडियन, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये रिलेशन मशीन्स के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल है, थीटा ई इक्वल टू p/2 थीटा एम। मेरी बात यहां तक समझ आई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होगा भाई, जो एक्चुअल ग्राफ बनेगा चाहे मैग्नेटिक फील्ड का, एमएमएफ का, वोल्टेज का, करंट का, उसका एंगल अगर देखोगे ग्राफ से तो दैट इज इलेक्ट्रिकल एंगल।
और मशीन में जो एक्चुअल एंगल तुम ऑब्जर्व कर सकते हो उसके फिगर में, दैट इज योर मैकेनिकल एंगल। ठीक है, तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज हैव एन एंगल कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एंगल। इतनी मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो क्या होता है, अब एक अगला पॉइंट लिखना, ये क्लियर हुआ ना रिलेशन जो हमने डिराइव किया। अब एक अगला पॉइंट लिखो, द वेवफॉर्म ऑफ ईएमएफ, द वेवफॉर्म ऑफ ईएमएफ with time, the waveform of EMF with time is same as the waveform of flux density, the waveform of flux density in space, the waveform of flux density in space। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूं कि होता क्या है एक्चुअल में। देखो, ईएमएफ, जब मोशनल ईएमएफ की बात आती है तो कैसे लिखते हो, V क्रॉस B डॉट डीएल, यही होता है। अब मान लो ये एक सिलेंडर है जो अभी तक हम सर्कल से दिखा रहे थे ना, रोटर, अब वो मैं तुम्हें एक्चुअल में दिखा रहा हूं कि होता कैसे है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक कॉइल दिखा देते थे, ये कॉइल एक्चुअल में क्या है ना, ये एक कंडक्टर ऐसे रखा होता है, एक कॉइल यहाँ पे होती है तो ये कंडक्टर ऐसे रखा होता है, ये कॉइल बंधी हुई होती है तो ये कंडक्टर है। ठीक है, अब इसमें होते हैं यहाँ पे हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जो कंडक्टर्स होते हैं घूमते कुछ इस टाइप से। अब इसको बेहतर वे में समझने के लिए हमें यूज करना चाहिए कायदे से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का। अब जैसे तुम्हारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, ऐसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो फाई जेड। अब ये रो फाई जेड क्या होते हैं, देखो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसके बारे में भी, जो लोग ईएमटी अभी तक नहीं पढ़े हैं। मान लो ये है एक्स वाई जेड, अब यहां एक सिलेंडर बना लो, मान लो ये हमारा सिलेंडर बन गया। अब ये ना एक सर्कल कंप्लीट करेगा एक्स वाई प्लेन में, उस सर्कल का जो रेडियस होता है दैट इज कॉल्ड एज रो, और उससे कहीं भी एक्स एक्सिस से अगर जो एंगल लोगे, एक्स एक्सिस से जो एंगल आता है दैट इज फाई, और ये हाइट होती है जेड। तो रो क्या है, रो इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और द रेडियल डायरेक्शन, फाई इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, जेड इज द एक्सियल डायरेक्शन। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, रो इज रेडियल डायरेक्शन यानी अलोंग द रेडियस, फाई एंगल है तो ये डायरेक्शन है सर्कल के टेंजेंट पे, टेंजेंशियल डायरेक्शन, और z एक्सियल डायरेक्शन। देखो कैसे, एक और डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये है x y और ये है अपना z। तो जो सिलेंडर है ना उसका सर्कल तुम्हें एक्स वाई प्लेन में दिखता है, और ये सिलेंडर की जो लेंथ है वो इस डायरेक्शन में जाती है पीछे की तरफ, z की तरफ। तो इसका जो रेडियल डायरेक्शन होता है ये होता है ए रो कैप। जैसे ए एक्स ए वाई ए जेड लिखते हैं ना आई जे के, ऐसे ही ए रो कैप यानी कि रेडियल डायरेक्शन। यहां से जो एंगल बनता है वो होता है फाई एक्स एक्सिस से, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाती है ए फाई कैप यानी सर्कल के टेंजेंशियल, और ये जो डायरेक्शन है ये हो जाती है ए जेड कैप एक्सिस के अलोंग। यानी सिलेंडर, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जितने भी सर्कल बन रहे हैं इस पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट क्या होगा, ए फाई कैप, रेडियस जो होगा रेडियस वो होगा ए रो कैप, और ये जो एक्सिस है सिलेंडर की ये है ए जेड कैप। ये तीन है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना ये एक्चुअल में रेडियल होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन होती है, रेडियल, रोटेशन एक्सियल, सॉरी रोटेशन टेंजेंशियल, और कंडक्टर किस डायरेक्शन में रखा जाता है, कंडक्टर रखा जाता है तुम्हारा एक्सियल डायरेक्शन में। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लेनी होती है, एरो, वेलोसिटी ए फाई, और लेंथ ए जेड। ठीक है, ये जनरली हर मशीन के अंदर होता है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में, वेलोसिटी कंडक्टर की टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और कंडक्टर की लेंथ एक्सियल डायरेक्शन में। अब मेरी बात समझो, जब ईएमएफ पे आते हैं, जैसे एक्स वाई जेड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, ऐसे इसका होता है रो फाई का, एक एरो कैप, एक ए फाई कैप, और एक ए जेड कैप। ये बात क्लियर हुई? अब इसका मतलब क्या है, रो और फाई का क्रॉस प्रोडक्ट जेड आएगा, फाई और जेड का आएगा रो, और जेड और रो का आएगा पाई, जैसे एक्स वाई जेड होता है। अब अगर v क्रॉस b करोगे तो देखो क्या मिलेगा, v क्रॉस b करना जरा, फाई क्रॉस रो क्या मिलेगा, माइनस जेड। अब अगर v क्रॉस b डॉट डीएल कर लोगे, अगर डीएल ए जेड में है ना, ए जेड और माइनस ए जेड, डॉट प्रोडक्ट आएगा -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा मोशनल ईएमएफ। इसका देखो मतलब क्या है,
कि जब मोशनल ईएमएफ में v क्रॉस b करना है तो b का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इस बात का भी मतलब समझो। यहां तक ये समझ आया ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्यों आए, क्योंकि जनरल मशीन का प्लेसमेंट ऐसा ही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में लगती है, रोटेशन टेंजेंशियल होता है, और इसके बाद कंडक्टर जो होता है वो एक्सियल डायरेक्शन में होता है। अब इसका मेरी एक बात समझना कि मैंने ये क्यों बोला कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो जब हम ये निकालने वाले हैं v क्रॉस b, तो ये क्या होगा, वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट का अगर दो वेक्टर लिए जाएं, मान लो ये v वेक्टर है और ये है b वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो b को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, एक तो b cos थीटा और एक परपेंडिकुलर b sin थीटा, यही तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, v क्रॉस b का मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो v इंटू b sin थीटा या फिर v इंटू b परपेंडिकुलर। इसका मतलब जब ईएमएफ निकाल रहे हो तो b का कौन सा कंपोनेंट ले लो, b का कंपोनेंट ले लो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और वहां से क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ जैसा भी हमने डिराइव किया, ईएमएफ कितना आ जाएगा, v b परपेंडिकुलर इंटू लेंथ। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं b परपेंडिकुलर का वेवफॉर्म जानता हूं, वेलोसिटी और लेंथ तो फिक्स है, वेलोसिटी भी फिक्स है, लेंथ भी फिक्स है, अगर मैं b परपेंडिकुलर का वेवफॉर्म निकाल लूं तो किसका वेवफॉर्म मिल सकता है, ईएमएफ का। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्लक्स डेंसिटी का वेवफॉर्म जानते हो, सेम वेवफॉर्म ईएमएफ का बनेगा, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी कौन सी फ्लक्स डेंसिटी, परपेंडिकुलर फ्लक्स डेंसिटी, किसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के। तो ये वाला पॉइंट लिखना, if we know the space variation, if we know the space variation of normal component of flux density, if we know the space variation of normal component of flux density, then we can derive the variation, of motional EMF, ठीक है। अब देखो जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में जब मैंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल बनवाया था, तो मैंने फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ कैसा बनवाया था, देखो कुछ ऐसा आया था ना, कुछ इस टाइप से आया था, ये ए बी सी डी ई इस तरह से चल रहा था ना, ये बी वर्सेस थीटा था। ठीक है, ऊपर अगर हम यहां देखें, इसको अगर 4 पाई लिख रहे हो तो ये किसमें चल रहा था, इलेक्ट्रिकल रेडियन में। सेम ग्राफ ई का आता है, यानी मैं बी का कौन सा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये एक्चुअल में बी नहीं है बल्कि क्या है, बी परपेंडिकुलर। तो बी परपेंडिकुलर का जो ग्राफ है वही ग्राफ किसका आता है, ईएमएफ का। ठीक है, बट ईएमएफ का जो ग्राफ आता है वो किसके अगेंस्ट आता है, ओमेगा टी के। यानी कि जो वेरिएशन फ्लक्स डेंसिटी का स्पेस में होगा लेकिन किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिकल एंगल के अगेंस्ट, वही वेरिएशन किसका आएगा, ईएमएफ का आएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है, यानी ईएमएफ फॉलोज द सेम वेवफॉर्म एज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। तो कभी भी बी का ग्राफ बना लो अगर थीटा के अगेंस्ट, तो उससे किसका ग्राफ मिल जाता है, ईएमएफ का। ये मेरी बात क्लियर हुई। तो किसी भी मशीन में अगर ईएमएफ डेराइव करने के लिए बोला जाए, सबसे पहले किसकी वेवफॉर्म निकालते हैं, बी परपेंडिकुलर की, क्योंकि मोशनल ईएमएफ में ई और बी परपेंडिकुलर का ग्राफ सेम आता है। ठीक है भाई, तो अभी तक देखो मैं ईएमएफ साइनोसॉइडल दिखाता आया हूं ना, इसका मतलब मैं क्या मानता आया हूं कि फ्लक्स डेंसिटी भी कैसी है, साइनोसॉइडल। अब देखो अभी हमने क्या बोला, डीसी जनरेटर में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें रिपल कम करना है। अब मैं कहता हूं रिपल कम करने का एक तरीका ये भी है कि जो फ्लक्स डेंसिटी तुम साइनोसॉइडल ले रहे हो उसकी जगह क्या ले लो, उसकी जगह ले लो फ्लैट टॉप्ड। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी फ्लैट टॉप ले लो, ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू साइनोसॉइडल फ्लक्स। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिपल, in output voltage of DC generator, the flux density can be made flat topped instead of sinusoidal, अब आगे के लिए ये भी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है भाई, जब भी मैं फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ बना रहा हूं तो मैं कौन सी डेंसिटी का ग्राफ बना रहा हूं, जो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। ठीक है, कभी भी एक्चुअल पूरी फ्लक्स डेंसिटी नहीं बनाते, सिर्फ उसका एक कंपोनेंट ड्रॉ किया जाता है, विच एवर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है ना, तो ये अंडरस्टूड है कि मैं नॉर्मल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, टेंजेंशियल की नहीं। नॉर्मल माने परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, टेंजेंशियल माने पैरेलल टू वेलोसिटी। तो जो भी बी का कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल है वो कभी ईएमएफ दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, v क्रॉस b करोगे
तो अगर बी और वी पैरेलल हैं, दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? 0। इसीलिए बी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेना होता है? दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और वी कैन से नॉर्मल कंपोनेंट। अब देखो होगा क्या, जैसे देखो दो ही पोल ले लो, और ये जो है ना वेवफॉर्म चेंज कैसे होती है फ्लक्स डेंसिटी की, ये पोल की शेप पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे कि पोल की शेप से फ्लक्स डेंसिटी कैसे बदलती है, वो आगे देखेंगे। अभी देखो एक ही कॉइल लो, ए और ए डैश। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर फ्लक्स डेंसिटी फ्लैट टॉप्ड है, यानी देखो यहां से देखना कि बी वर्सेस थीटा का जो ग्राफ है, ठीक है, बी वर्सेस थीटा का जो ग्राफ है वो साइनोसॉइडल ना होकर वो फ्लैट टॉप्ड है, ट्रेपेजॉइडल टाइप है, कुछ इस टाइप से। ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पे मैंने एंगल किस हिसाब से लिया है? मैंने एंगल देखो यहां से लिया है, ये एंगल है थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये एंगल है थीटा इक्वल टू पाई, ये है थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। इस तरह से चला है। या फिर ऐसा करो, क्लॉकवाइज ले लो एंगल, तो इसको बोल दो पाई बाय 2। तो ये वाला साउथ पोल हो गया फिर एक तरह से, और ये वाला नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। और ये पूरा एंगल घूम फिर के वापस आ गए 2 पाई पे। दो ही पोल है ना, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल की तो बात ही नहीं आएगी। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अलग अलग कब होते हैं? जब दो से ज्यादा पोल हो, क्योंकि अगर पोल्स दो ले लिए जाएं, इलेक्ट्रिकल एंगल होता है P बाय 2, मैकेनिकल एंगल इसमें दो पोल डालो तो मैकेनिकल एंगल के बराबर ही आता है। अब मैंने क्या बोला, जो ईएमएफ बनेगा वो भी किसकी तरह से बनेगा? वो भी फ्लक्स डेंसिटी की तरह ही बनेगा। लेकिन जो फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ होता है थीटा के अगेंस्ट, वही ग्राफ ईएमएफ का होता है किसके अगेंस्ट? ओमेगा टी के अगेंस्ट। तो इसकी एक्सिस क्या होती है? ओमेगा टी। अब लास्ट, हमें क्या पता है कि डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर है वो क्या करेगा? कम्यूटेटर इस वेवफॉर्म को रेक्टिफाई कर देगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? इस टाइप से। तो रिपल पहले के मुकाबले रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो रिपल अब कम हो जाती है जब हम फ्लैट टॉप फ्लक्स डेंसिटी लेते हैं इंस्टेड ऑफ साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी। रिपल रिड्यूस करने का दूसरा तरीका क्या था कि एक कॉइल की जगह मल्टीपल कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट करो। अगर वही काम देखो यहां किया होता तो ये बी होता, ये होता बी डैश, एक की जगह दो कॉइल्स होती। अब देखो बी तो सीधा पोल के नीचे लाई कर रहा है ना, तो बी में जो ईएमएफ आ रहा होगा, बी को मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मिल रही है। देखो शुरू से बी कहां पे रखा है? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे रखा है, तो इसको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मिल रही है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मिलने का मतलब इसका ईएमएफ शुरुआत में क्या होगा? मैक्सिमम। नहीं तो ऐसे सोचो, ये रही भाई इसकी वेलोसिटी और ये रहा तुम्हारा बी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इसकी तो देखो राइट में है। बी और वी पैरेलल हैं, जब पैरेलल हैं बी और वी तो ईएमएफ क्या आएगा? 0। जब वी और बी परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ क्या आएगा? मैक्सिमम। यानी बी बी डैश का ईएमएफ 0 से ना शुरू होकर मैक्सिमम से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे एक बात और कह सकते हो कि जो भी कंडक्टर पोल के नीचे लाई करता है उसमें ईएमएफ मैक्सिमम आता है, और जो पोल्स के बीच में लाई करता है उसमें ईएमएफ 0 आता है। तो एक पॉइंट यही लिखना, द कंडक्टर लाइंग बिटवीन द टू पोल्स, the conductor lying between the two poles has zero EMF, and the conductor lying directly under the pole has maximum EMF, तो ये जो ब्लू वाली वेवफॉर्म है ये किसकी है? ए डैश की। अगर बी बी डैश की बनाओगे तो शुरू मैक्सिमम से होगी, ठीक है, तो वो ऐसे आएगी कुछ इस टाइप से। यानी वो शुरू कहां से हुई है? मैक्सिमम से। और जब ये भी रेक्टिफाई हो जाएगी तो इस टाइप से बन जाएगी कुछ इस टाइप से। अब लेकिन रेक्टिफाई होने के बाद जब दोनों कॉइल सीरीज में हैं तो इन्हें ऐड भी करना पड़ेगा। अगर इन्हें ऐड भी करना पड़ेगा तो मैक्सिमम प्लस 0 कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। हाई आ गया, फिर बीच में फिर से लो चला गया, फिर हाई, फिर लो, फिर लो, फिर लो, इस तरह से। अब देखो इसमें जो है ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि काफी हद तक हमने डीसी बना लिया। दो से ज्यादा कॉइल लगाते तो और बेहतर डीसी वेवफॉर्म मिल सकता था। इसीलिए डीसी मशीन में जो है ना फ्लक्स डेंसिटी साइनोसॉइडल कभी नहीं लेते, क्योंकि हमें आउटपुट में डीसी चाहिए। तो फ्लक्स डेंसिटी कैसी लेते हैं? फ्लैट टॉप। वहीं जब सिंक्रोनस और इंडक्शन की बात करोगे वहां फ्लक्स डेंसिटी साइनोसॉइडल होनी चाहिए, क्योंकि आउटपुट में एसी चाहिए और एसी में साइनोसॉइडल चाहिए। तो साइनोसॉइडल के लिए फ्लक्स डेंसिटी भी कैसी लेनी चाहिए हमें? साइनोसॉइडल, ठीक है।
तो ये बातें तुम्हें डीसी जनरेटर के बारे में पता होनी चाहिए। अब देखो मैं अगर समराइज करूं आज का डिस्कशन अपना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। सबसे पहली बात कि जो कम्यूटेटर होता है वो कन्वर्ट कर देता है एसी को डीसी में। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो एसी होता है, जो V0 मिलता है वो डीसी होता है। इसके बाद कॉइल्स को जब सीरीज में लगा दोगे तो रिपल जो होती है वोल्टेज में वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद वेवफॉर्म ऑफ बी परपेंडिकुलर वर्सेस थीटा इज सेम एज ईएमएफ वर्सेस ओमेगा टी। इलेक्ट्रिकल एंगल इज P/2 मैकेनिकल एंगल, ठीक है। इसके बाद फ्लैट टॉप्ड बी परपेंडिकुलर रिड्यूसेस रिपल, ठीक है। बस ये पॉइंट याद रखना, पूरा डेरिवेशन नहीं कि बी का कौन सा कंपोनेंट किया जाता है नॉर्मल, और वो थीटा के साथ या स्पेस में जैसे वेरी करेगा वैसे ही ईएमएफ टाइम के साथ वेरी करता है। दोनों की ग्राफ हमेशा सेम आते हैं। तो कभी भी बी का ग्राफ देखे ई का ग्राफ पूछे सीधा सेम ग्राफ बना देना, बट बी का ग्राफ थीटा के अगेंस्ट और ई का ग्राफ ओमेगा टी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो गए। अब इसके बाद मैं तुम्हें अगले वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि डीसी और एसी मोटर किस तरह से चलेंगे, यानी अगर मोटर में स्लिप रिंग लगा दो तब क्या होगा और मोटर में कम्यूटेटर लगा दें तब क्या होगा। दोनों केसेस में किस तरह से मोटर वर्क करती है वो हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।